दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप के बारे में। बात करते हैं लीडरशिप का क्या मीनिंग है। लीडरशिप का यदि मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका मतलब होता है नेतृत्व। यहाँ पे लीडरशिप से मीनिंग है टू लीड, यानी लीड करना। अब यहाँ पे जो लीड है उसके भी दो मीनिंग बनते हैं। सबसे पहला मीनिंग बनता है इन एडवांस। अब इन एडवांस किसका मतलब है? इन एडवांस से मतलब है किसी लीडर की क्वालिटी, यानी जो नेतृत्व करेगा उसकी क्वालिटी को दर्शाने वाली चीज होती है इन एडवांस। दूसरी बात करते हैं लीड। टू लीड का मतलब है टू गाइड। अब टू गाइड किससे जुड़ा हुआ है? टू गाइड दर्शाता है लीडरशिप की क्वालिटी को। लीडरशिप की क्या क्वालिटी है उस चीज को दर्शाने के लिए बना है वर्ड टू गाइड। यहां पे अब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में समझा कि लीडरशिप से मतलब है टू गाइड। तो टू गाइड में गाइड कौन करता है या टू लीड कौन करता है? तो यहाँ पे लीड करने वाला, अगर मैं फैमिली में बात करूं तो एक फैमिली के हेड हैं, वो फैमिली के हेड एक लीडर होते हैं, लीडर का काम करते हैं, जिनमें एक लीडरशिप की भावना होती है, यानी नेतृत्व करने की क्षमता होती है। सो दैट्स व्हाई दे आर द लीडर। यहाँ पे टीम का कैप्टन, कोई भी स्पोर्ट्स है या कोई इवेंट है या कोई गेम है, वहां पे जो आपकी टीम है तो टीम का एक लीडर होगा। तो वहां पे उसमें भी एक लीडरशिप की भावना है, तभी आपने उसको टीम का लीडर चयनित किया है। आर्मी में कमांडर, आर्मी का जो कमांडर है वो भी यही काम करता है, लीडर का काम करता है। लीडरशिप की भावना होती है, नेतृत्व क्षमता होती है। इसी प्रकार हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनके ऊपर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी एक लीडरशिप का काम करते हैं, लीडर का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप बेसिकली क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ। लेकिन लीडरशिप कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है। अब जैसे हम ट्रांसड्यूसर्स में पढ़ते हैं कि एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं? जो खुद की पावर जनरेट करते हैं, खुद से चलने वाले एक प्रकार से। लेकिन पैसिव जो ट्रांसड्यूसर है वो किस प्रकार के होते हैं? जो दूसरों से पावर लेते हैं। तो यदि लीडर जो होगा वो दूसरे से पावर लेगा, दूसरे से कॉन्फिडेंस किस प्रकार क्रिएट करते हैं यही देखेगा, दूसरे से कुछ सीखेगा। अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए ना कोई मॉरल क्रिएट करेगा, ना किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस करेगा, ना नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी, वो भी सब दूसरों से सीखने की कोशिश करेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। सो लीडरशिप जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि एक पैसिव प्रोसेस है। तो यहाँ पे लीडरशिप एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यह एक इंस्पायर करने वाला प्रोसेस है। अब इंस्पायर करने वाला प्रोसेस से मतलब क्या हुआ? हम किसी दूसरे के लिए कोई मॉरल सेट करें, हमारे अंदर वो क्षमता हो कि दूसरे के लिए मॉरल सेट क्रिएट करने वाले हो। हमारे माइंड में ये चले कि वो बंदा उस स्तर पे बहुत बेहतरीन है, लेकिन बेहतरीन करने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन हमारे माइंड में यही है कि वो बंदा बहुत बेहतरीन है, तो वो किन्हीं कारणों से बेहतरीन है। इसी प्रकार से क्रिएट कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाला, अब जब आपका लीडर जो होगा वो खुद से ये कॉन्फिडेंस क्रिएट आपका कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देगा, तो डेफिनेट सी बात है आपका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में बहुत ही आसानी होगी। तो कॉमन गोल को अचीव करना बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो उसके लिए आपके अंदर इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, कोई आपका इन्फ्लुएंस करने वाला बंदा होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका मॉरल क्रिएट करने वाला होना चाहिए, मॉरल को बूस्ट करने वाला होना चाहिए। तो वो कौन है? लीडर होता है। तो उसमें एक लीडरशिप की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि लीडरशिप जो है वो एक पैसिव प्रोसेस ना होकर के एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि ये इंस्पायर करता है और कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है। सबऑर्डिनेट्स जो अंडर वर्क करते हैं लीडर के, उनको वो बूस्ट अप करता है, उनके मॉरल को बूस्ट अप करता है। यह हेल्प करता है जो टीम है उसको मैक्सिमम करने के लिए, जो आपकी टीम है उसको मैक्सिमम करने के लिए यह हेल्प करती है लीडरशिप। किस लिए? टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब टास्क को कंप्लीट से मीनिंग क्या है? जो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए आपने उनको अपने सबऑर्डिनेट्स को रखा है कि ये काम हमें कंप्लीट करना है, इस जो प्रोजेक्ट है इसको हमें कंप्लीट करना है। तो प्रोजेक्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कोई ना कोई क्रिएटिविटी बेटर करनी पड़ेगी, मॉरल को बूस्ट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं? इनकी सहायता से आपका वर्क भी कंप्लीट होगा। आपके सबऑर्डिनेट्स उस लीडर की बहुत ज्यादा प्रशंसा करेंगे, उस लीडर के अंदर ये भावना देखेंगे कि इनकी वजह से ये टास्क कंप्लीट हो रहा है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या लीडरशिप की क्या क्या विशेषताएं होती है। अगर मैं होनी चाहिए पे बात करूं तो लीडरशिप जो है वो एक ग्रुप
प्रोसेस होना चाहिए। ग्रुप प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब ग्रुप का प्रोसेस होगा तो इट मींस डेफिनेट सी बात है, ग्रुप में एक बंदा तो होगा नहीं, तो वहां पे एक से ज्यादा पर्सन, तो दो या दो से ज्यादा पीपल जहां पे वर्क करें वो होता है ग्रुप। तो लीडरशिप जो है वो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए या कुछ इस प्रकार की होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां से बहुत ज्यादा आइडियाज भी आते हैं, बहुत ज्यादा जब आइडियाज आएंगे तो काम को जो है कंप्लीट करने के लिए भी बेटर विधि मिलेगी। दूसरा जब पॉइंट की बात करते हैं, रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल्स, कॉमन गोल्स को कंप्लीट करने की तरफ अग्रसित, यानी जो कॉमन गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इस टास्क को इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, तो वो कॉमन टास्क हो गया, कॉमन गोल हो गया। इसको मिनिमम से मिनिमम प्राइस खर्च में करना है, ये कॉमन हो गया। तो जो कॉमन गोल है वो आसानी से आप कंप्लीट कर सके, उनकी तरफ आसानी से आप रियलिटी की तरफ बढ़े, तो वो इसकी विशेषता होनी चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन, यहां पे टैकलिंग विद सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन टैकलिंग विद सिचुएशन। टैकलिंग विद सिचुएशन से मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी हजार से हजार कंडीशन हो, कोई भी क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन हो, तो वहां पे टैकल बहुत आसानी से कर सकें। ऐसा ना हो वहां पे मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़े का मामला है, वहां पे हम सिचुएशन को टैकल ना करके उसको बढ़ा दें, तो उसको बढ़ाने के बजाय वहां पे उस सिचुएशन को उसी हिसाब से टैकल करना है कि इस टास्क को बहुत आसानी से कंप्लीट किया जा सके। यहां पे तो टास्क की बात आई तो ये सिचुएशन भी आसानी से हैंडल की जा सके। यदि हैंडल सिचुएशन आराम से हो जाएगी तो वहां पे मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, और मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका जो टास्क है, आपका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा, कॉमन गोल को अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, यह एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करने का, यानी कि जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, किसी का प्रभाव आपके जीवन काल पे है तो आप लगभग उस जैसा ही बनना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैं इनके जैसा बनूं। तो इनके जैसा क्यों बनूं? क्योंकि उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं, या कुछ अच्छी तरफ अग्रसित रहे हैं, या कुछ अच्छा करने की हमेशा सोचते हैं, या टास्क को इजी वे में कंप्लीट करने की सोचते हैं। तो कोई ना कोई आपको इन्फ्लुएंस करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। तो लीडरशिप एक ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो लीडर हो वो दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़े। दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ेगा तो बहुत कॉमन सी बात है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो आपसे इन्फ्लुएंस होकर के टास्क को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक लीडरशिप में यह भी विशेषताएं होनी चाहिए कि यह एग्जिस्ट करे अपने फॉलोअर्स के साथ में, यानी कि आपके डेफिनेटली फॉलोअर्स जरूर होने चाहिए। यदि आप एक लीडर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके फॉलोअर्स जरूर होने चाहिए, और अच्छे तरीके से फॉलोअर्स होने चाहिए, क्योंकि बुरे के साथ में तो बहुत जल्दी बुराइयां आ जाती हैं, लेकिन अच्छे के साथ में कि आप उनके लिए मोरल क्रिएट करने वाले होने चाहिए, मोरल को बूस्ट करने वाले होने चाहिए, आप उनमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले होने चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन वाले होने चाहिए, यानी जिस भाषा की तरह वो प्रॉपरली समझ सके उस भाषा की तरह आसानी से उनके साथ समझाए, उनके साथ अच्छे से बेटर बिहेवियर वाले होने चाहिए। तब उनको सभी लगेगा कि हम इस इंसान को फॉलो कर सकते हैं, इस लीडर को फॉलो कर सकते हैं। तो यही भावना यदि आएगी तो लीडरशिप भी बहुत बेटर रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बेटर रहेगा, कम से कम लॉसेस होंगे और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लीडरशिप के क्या कार्य होने चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो लीडरशिप के क्या कार्य हो सकते हैं। जो पहला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था लीडरशिप क्या है और लीडरशिप जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मीन्स विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है ये है लीडरशिप का कार्य। तो यहां पे लीडरशिप के कार्य की बात करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्फिडेंस क्रिएटिंग। कॉन्फिडेंस क्रिएटिंग से मीनिंग क्या है? आत्मविश्वास पैदा करना, यानी कि जो लीडरशिप है वो कुछ इस तरह की हो जो आत्मविश्वास पैदा करे। अब किसमें आत्मविश्वास पैदा करेगी? यदि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें लीडर बेस्ट है, लीडर बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत अच्छे से अपना नेतृत्व करता है, तो वो ऐसा होना चाहिए जो अपने सबऑर्डिनेट्स मींस जो अंडर उसके वर्क करने वाले हैं वो बेटर तरीके से कॉन्फिडेंस उनका क्रिएट वो लीडर कर सके। मींस वो लीडर जो है उनमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएट एंड सस्टेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उस लीडर का, यदि लीडरशिप की भावना है, नेतृत्व करता, यानी कि जो नेतृत्व करने वाला है वो बहुत बेटर है, बहुत अच्छे से नेतृत्व कर पा रहा है,
तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाला होना चाहिए। उस सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसको सस्टेन करने वाला होना चाहिए अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स, अपने अंडर काम करने वाले जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर वो ऐसा क्रिएट करने वाला होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, ही विल प्रोवाइड द गाइड एंड द एडवाइस फॉर द क्वालिटी एंड द कैपेसिटी। जो भी सबऑर्डिनेट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, अब क्वालिटी से मीनिंग उस इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी इंप्रूवमेंट। इसके अलावा क्वालिटी की बात करें तो उसका जो वर्क है उस वर्क में लगातार इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करने वाला, वो नेतृत्व करता यदि बेटर है, यदि वो कॉन्फिडेंस क्रिएटिंग वाला है तो इट मीन्स वो बहुत आसानी से ये काम करने पाएगा। दूसरा, एडवाइस, वो अच्छी एडवाइस देगा तो उससे क्या होगा, जो कैपेसिटी है, जो ह्यूमन बीइंग नॉर्मली जो अपना वर्क कर पा रहा है और वो फुल अपना हार्ड वर्किंग करते हुए भी काम को बेटर तरीके से नहीं करने पा रहा है, तो वो मिनिमम से मिनिमम एफर्ट में भी बहुत अच्छे से अपनी उस कंप्लीट कैपेसिटी को देने पाएगा। यदि उसको नेतृत्व करता, यानी नेतृत्व करने वाला उसका बहुत बेटर है, उसका लीडर बहुत बेटर है। तो लीडरशिप की जो भावना है, लीडरशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीशन है तो इट मींस वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाली ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से मीनिंग है तालमेल, एक दूसरे में आपस में तालमेल। एक तो सबसे ज्यादा तालमेल की बात आती है भाषा के रिगार्डिंग। एक तो भाषा हम अपने सबऑर्डिनेट से प्रॉपर यूज करें। यदि भाषा प्रॉपर यूज करेंगे, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि इंग्लिश में ही कन्वर्जन उसका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसानी से जो आपका सबऑर्डिनेट समझ पाए उस भाषा में उसको हम कोशिश करें कन्वर्ट करने की। यदि हम उसको प्रॉपरली नहीं करने पा रहे तो एक कन्वर्जन के लिए पर्सन रखा जाए, लेकिन अच्छे तरीके से उनको बताएं, अपने सबऑर्डिनेट्स को, एक लीडर को अच्छे तरीके से बताना चाहिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है, पीपल्स को जोड़ने का प्रोसेस है, संगठित करने का प्रोसेस है। तो मींस जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी लीडर के सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो भी न्यू पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को आपको लागू करना है, तो उन पॉलिसी के लागू करने के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन का होना बहुत बेटर है, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत बेटर है। ऐसा नहीं है केवल एक पर्सन है या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ऑटोक्रेटिक टाइप है जहां पे एक ही पर्सन का होल्ड है, वो एक डिफरेंट बात है। बट जहां पे डेमोक्रेसी की बात आती है, जहां डेमोक्रेटिक की बात आती है, तो वहां पे आपका जो लीडर है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि पॉलिसीज को बहुत इजी वे में एग्जीक्यूट करवाने पाए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लगातार न्यू पॉलिसीज लानी पड़ती है, तो न्यू पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, जब संगठित होंगे सभी लोग, तो उससे आपको पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क टुगेदर। अब वर्क टुगेदर की बात आती है कि आपस में मिलजुल करके काम, वो कब होगा, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो डेफिनेट सी बात है मिलजुल करके काम को बहुत इजी वे में रिजॉल्व किया जा सकता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। अब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने से मीनिंग है कि जो आपके कर्मचारी हैं उनको किस वे में आप प्रेरित कर सकते हैं। तो प्रेरित करने के लिए डेफिनेट सी बात है, ऊपर अभी हमने पढ़ा कि कॉन्फिडेंस को क्रिएट करें, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रखें। इसके अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज में कि एक अच्छा लीडर जो है ही विल ब्रीथ हिज लाइफ इनटू ग्रुप। जो आपका ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें सांस देने का जो काम है वो कौन करता है, वो वहां पे एक लीडर करता है। तो वो क्या होगा, अगर लीडर ऐसा काम करेगा, सांस प्रॉपर देने का काम करेगा, जीवन देने का प्रॉपर काम करेगा ग्रुप को, तो गोल को अचीव करना बहुत ही इजी होगा। जो टारगेट है उसको अचीव करना वहां पे बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यहां पे यही है कि गोल को अचीव करने के लिए एक अच्छे लीडर को अपने ग्रुप के अंदर सांस डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है प्रॉपर लीडरशिप यदि है, इट विल ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। किसी संभावित चीज को प्रदर्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि कोई पोटेंशियल चीज है उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए लीडरशिप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक लीडर का
एक नेतृत्व करने वाले का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आपने कोई संभावित चीज सोची कि हम इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, इस प्रकार से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो वो एक संभावना थी। उस संभावना को रियलिटी में कन्वर्ट करना है या उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए लीडरशिप का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगला पॉइंट कहता है इंप्रूव द लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। एक अच्छा लीडर जो है वो लॉयल्टी, यहां पे बात विश्वास की है, एक अच्छा लीडर होगा, एक अच्छा नेतृत्व करता होगा तो आपका जो ग्रुप होगा उसकी लॉयल्टी बढ़ेगी, उस पर विश्वास बढ़ेगा और उसमें कमिटमेंट की भावना होगी। हर काम को क्विक करने में, क्विक टाइम पे करने में, कम से कम समय लेकर के बहुत जल्दी वे में उसको रिजॉल्व करने में किसी प्रॉब्लम को, उस कमिटमेंट के लिए आपका ग्रुप रेडी रहेगा। इसलिए लीडरशिप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव एंड मेंटेन इफेक्टिव एनवायरनमेंट। एक ऐसा इफेक्टिव एनवायरनमेंट हम वहां पे बनाएं जिससे किसी को कोई फियर ना रहे, जिस एनवायरनमेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो, यानी काम करने वाली अच्छी जगह होनी चाहिए। काम करने वाली जगह अच्छी होगी तो किसी की भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो ये भी लीडरशिप का फंक्शन है कि वहां पे एक ऐसा इफेक्टिव एनवायरनमेंट करें, क्रिएट, मेंटेन करें जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो, वहां पे और चीजें कोई मेंटेन करनी है तो मेंटेन अच्छा हो, यानी जिस टाइप का जहां पे वर्क चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बेटर तरीके का हो सके। लास्ट है इसमें रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन से मीनिंग क्या है? प्रतिनिधित्व, कि एक आपका ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए जो प्रतिनिधित्व अच्छा करेगा तो वहां पे सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। कुछ इसी प्रकार से इसके पॉइंट्स हैं। गुड लीडर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं एक अच्छे लीडर के, तो यदि वो उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करने पाएगा, अपने कम्युनिकेशन अच्छे से करने पाएगा, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर करने पाएगा, जो वो कहना चाह रहा है वो अच्छे से उनको डिलीवर करने पाएगा, तो उससे काम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीशन होगा। काम को कंप्लीशन करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है काम को बेटर तरीके से कंप्लीशन करना, बेटर तरीके से उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अच्छे प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करना। डिफेंस द इंटीग्रिटी ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के अंदर ईमानदारी, इंटीग्रिटी से मीनिंग है ईमानदारी, तो यहां पे उसको डिफेंड करेगा ईमानदारी से यदि ग्रुप को, तो वो केवल और केवल एक लीडर हो सकता है, अच्छा नेतृत्व करता हो सकता है। तो इसलिए ग्रुप को डिफेंड करना बहुत जरूरी, क्योंकि हर समय काम बहुत अच्छे तरीके से चले ये जरूरी नहीं है। कुछ समय ऐसा भी हो सकता है जब प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उस समय जब डिफेंड की बात आएगी तो ईमानदारी से कोई डिफेंड करेगा। तो यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप अच्छी है, एक अच्छा लीडर है, तो वो प्रॉपर तरीके से उनको डिफेंड कर सकता है। लास्ट पॉइंट है ट्रू गार्जियन ऑफ द ग्रुप। रियलिटी में यदि देखा जाए तो एक अच्छा जो अभिभावक है वो वहां पे ग्रुप का लीडर ही है, क्योंकि लीडर ये सभी चीजें, सभी पॉइंट्स प्रॉपर करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज को और रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करेगा। तो इट मींस वो उनका एक अच्छा अभिभावक है। कुछ इसी प्रकार से और पॉइंट हो सकते हैं, जैसे गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग में कौन हेल्प करता है? लीडरशिप गोल सेटिंग में हेल्प करती है। लीडरशिप आपकी अच्छी है तो एक गोल सेट करेगी, एक लीडर अच्छा है तो गोल सेट होगा, गोल सेट होगा तो उसको अचीव करने की तरफ आपके कदम अच्छे से बढ़ा पाने में हेल्प करेगा एक लीडर। इसी प्रकार से कोई नई पॉलिसीज के लिए कोई नई फैसिलिटी आपको लगानी है, यानी नया कोई मेथड अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप। स्टाइल से मीनिंग क्या होता है? स्टाइल से मीनिंग होता है शैली। तो लीडरशिप की शैली कैसी कैसी होती है, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं लीडरशिप की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आइए कंप्लीट डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप किसको बोलते हैं। स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोलते हैं बिहेवियरल पैटर्न को। जो बिहेवियर होता है उसका एक जो पैटर्न है, तरीका है, उसको। अब वो किसका होगा? जो एक लीडर अडॉप्ट करता है, एक जो लीडर होता है, जो एक नेतृत्व करता है, जो अडॉप्ट करता है। अब इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स। किससे इन्फ्लुएंस? जो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है उससे जो बेसिकली लीडर इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो लीडर जो अडॉप्ट कर रहा है, जिस बिहेवियरल पैटर्न को अडॉप्ट कर रहा है, उस चीज को बोला जाता है स्टाइल ऑफ लीडरशिप।
अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है? 3 टाइप की स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक, एक होती है डेमोक्रेटिक, तीसरी होती है फ्री रिंग। सबसे पहले समझते हैं ऑटोक्रेटिक क्या है। ऑटोक्रेटिक को यदि मैं बिल्कुल हिंदी में बात करूं तो एक तंत्र या एक छत्र जिसका राज होता है। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है, आप उनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा। तो वहां पे एक छत्र राज है उनका। हालांकि चुनाव होते हैं, दुनिया को दिखावे के लिए चुनाव भी होते हैं, 99.99% भी वोटिंग नहीं होती, 100% वोटिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे उस बंदे का एक छत्र राज है। उन्हीं की डायरेक्शन होती है और वो सभी को ओबे करनी होती है, माननी पड़ती है। इसी प्रकार से डेमोक्रेटिक क्या है? लोकतांत्रिक। जैसे हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी लोगों को अपने अधिकार मिले हुए हैं। और एक होती है फ्री रेंज। फ्री रेंज मीन जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जो अपनी मर्जी से जहां पे कुछ भी करो। तो सबसे पहले समझते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है। एक छोटे से फिगर से आप इसको समझ सकते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को। सबसे पहले एक लीडर है और उस लीडर के सबऑर्डिनेट्स हैं, उस लीडर के अंडर जो है वो एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पे ये जो बंदा है, ये बंदा अपनी डायरेक्शन देगा और वो सभी को माननी पड़ेगी। जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे वो कंप्लीटली उसको फॉलो करनी पड़ेगी। किस प्रकार की ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है? जिसमें एक ही पर्सन होता है, उसके सभी डिसीजंस होते हैं। वो सभी डिसीजंस उन सभी को जो उसके अंडर काम करते हैं वो सभी को मानने पड़ते हैं। गलत है या सही है, कुछ बेनिफिट वाले हैं, नहीं बेनिफिट वाले, वो सभी मानने पड़ते हैं। दूसरा है नॉट कंसल्टिंग। नॉट कंसल्टिंग से मीनिंग है कि इसमें ऑटोक्रेटिक जो लीडर होता है वो कभी भी अपने सबऑर्डिनेट से कुछ भी कंसल्ट नहीं करता। वो जो भी चीजें लागू करनी होती है उनको वो थोपता है, कभी किसी से पूछेगा नहीं, कभी किसी से इस बारे में बात नहीं करेगा कि मैं ये करना चाहता हूं। वो सीधा उठाएगा और उनको थोप देगा। अगला पॉइंट है ओबे ऑर्डर्स। जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, इस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में ऑर्डर्स को ओबे ही करना पड़ता है, ऑर्डर्स को मानना ही पड़ता है सबऑर्डिनेट्स को। उसमें किसी तरह का हमें ये नहीं कहना होता कि मैं ये नहीं मानूंगा, ये सही नहीं है, उसमें आपको मानना ही पड़ेगा। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है वो केवल वन साइडेड होती है या वन मैन होती है, कि एक ही पर्सन, एक ही साइड की डायरेक्शन और वो सभी को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है या गलत है। अगला पॉइंट है, अगली जो स्टाइल है, अगली जो टाइप है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। मैंने बताया था आपको कि ये एक हिंदुस्तान पे सीधी सीधी जचने वाली चीज है, जहां पे एक हमारे मान लीजिए पीएम है और पीएम के अंडर हम सभी लोग हैं। तो वो जो भी डिसीजंस होंगे वो सभी कंसल्ट किए जाते हैं। जैसे मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स के साथ में कंसल्ट किए जाते हैं, पीपल्स के साथ से फीडबैक ली जाती है, तो वो कंसल्ट किए जाते हैं। तो इस फिगर से आप आसानी समझ सकते हैं कि एक लीडर है, उस लीडर के साथ में सभी सबऑर्डिनेट्स जुड़े हुए हैं। उन सभी सबऑर्डिनेट्स की जो बातें हैं वो ये मानेंगे, उसको इकट्ठी करेंगे और फिर एक फाइनल डिसीजन लेंगे। आप यहां से समझ सकते हैं ये एक प्रकार की पार्टिसिपेटिव टाइप लीडरशिप है। पार्टिसिपेटिव टाइप लीडरशिप का मतलब होता है जिसमें सभी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, सभी सबऑर्डिनेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लोअर लेवल पे है चाहे वो अपर लेवल पे है, तो सभी उसको पार्टिसिपेट करके फिर डिसीजन लिया जाता है। कंसल्टिंग, इसके अंदर यहां पे हमने समझा था नॉट कंसल्टिंग, लेकिन जो डेमोक्रेटिक टाइप लीडरशिप होती है ये कंसल्टिंग टाइप लीडरशिप है, जिसमें सभी कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट करने के बाद ही फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। और फाइनल डिसीजन जो है इज ओनली फ्रॉम द कंबाइंड एफर्ट। जब सभी का कंबाइंड एफर्ट आ जाता है, उस कंबाइंड एफर्ट को जब कलेक्ट कर लिया जाता है और उसमें जो बेस्ट निकल करके आता है उस बेस्ट को फिर अप्लाई किया जाता है। और रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें सभी इंडिविजुअल्स की भी रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स भी ये सोचते हैं कि हम भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है, हम भी इसके एक पार्ट हैं, जहां पे हमारी बात भी सुनी जाती है और फिर उसमें से कुछ फॉलो भी की जाती है। तो इट मींस इंडिविजुअल्स जो है उनकी अपनी एक रेस्पेक्ट होती है, डेमोक्रेटिक टाइप लीडरशिप। लास्ट जो लीडरशिप की स्टाइल है, टाइप है, वो है फ्री रिंग। ये एक डिफरेंट टाइप की लीडरशिप है। किस प्रकार की लीडरशिप है? जिसमें एकदम सभी स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं। जो मेन पर्सन होगा, जो लीडर होगा, वो इस जो प्रोसेस होगा, जो गोल अचीविंग का प्रोसेस होगा, उससे बिल्कुल साइड में रहेंगे और यहाँ पे जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको छोड़ दिया जाएगा कि केवल आप अपना गोल जो है उसको ही बनाइए, एक अपने गोल को एस्टेब्लिश कीजिए, अपने स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने स्टेप्स को फॉलो करके फिर ओवरऑल आप लोग फायदा करिए।
एंटायर जो डिसीजन होगा वो सभी सबऑर्डिनेट्स का होगा। यहाँ पे एंटायर जो फाइनल डिसीजन आया वो तो लीडर का ही आया, कंबाइंड एफर्ट से ही आया। यहाँ पे जो डिसीजन था वो स्टार्टिंग एंडिंग सभी एक ही लीडर से हुआ, लेकिन इसमें जो फ्री रिन होगी इस लीडरशिप में जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन सबऑर्डिनेट्स का खुद का ही एक डिसीजन होगा। लास्ट है परमिजिव स्टाइल। अब परमिजिव स्टाइल किसको बोलते हैं? जहां पे जो लीडर है उसका इंटरेक्शन केवल नाम मात्र का है। तो ये सभी हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप या स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब जब इनके हमने ये पॉइंट्स पढ़े तो यहाँ पे किसी के कुछ फायदे होंगे, किसी के कुछ घाटे होंगे। सबसे पहले मैं जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करता हूं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के फायदे क्या होंगे? डिसीजन बहुत जल्दी आएगा, जो भी कुछ बेनिफिट होगा वो एक इंडिविजुअल का होगा, लेकिन कई बार यही चीजें घाटे का सौदा हो जाती है। लीडर और वहां पे जितने सबऑर्डिनेट्स होंगे उनका कम्युनिकेशन कभी भी प्रॉपर नहीं रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी लॉस होगा वो केवल एक इंडिविजुअल पे ही गिरेगा, वो सभी पे नहीं गिरेगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्विक डिसीजन जरूर आया, लेकिन यदि फॉल्टी डिसीजन है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। दूसरा, डेमोक्रेटिक की मैं बात करता हूं। डेमोक्रेटिक के फायदे क्या है? डेमोक्रेटिक में इंडिविजुअल अपने आप को बहुत सहज फील करेगा, ऐसा फील करेगा कि मुझे यहां इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअल की जो जॉब है उसकी भी सिक्योरिटी रहेगी। यहां ऑटोक्रेटिक में इंडिविजुअल की जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, पता नहीं कब तानाशाह का छड़ी जो है वो चल जाए। लेकिन यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रहेगा इंडिविजुअल की जॉब की सिक्योरिटी रहेगी। इसके अलावा वो अपने आप को ये भी समझेगा कि मैं मैनेजमेंट का हिस्सा हूं। हर एक इंसान जो रहेगा, हर एक जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रहेगा, वो अपने आप को समझेगा कि मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं। लेकिन यहां भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे। अब वो डिसएडवांटेज किस तरह के रहेंगे? डिसएडवांटेज रहेंगे, बहुत से पीपल्स ऐसे होते हैं जो अपने सुपरवाइजर्स के साथ मिनिमम से मिनिमम इंटरेक्शन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कहा जाएगा कि आप मैनेजमेंट के हिस्से हो तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेंगे। कई बार ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस भी रहते हैं। लास्ट है फ्री रिन। फ्री रिन जो है वो एक इस प्रकार की लीडरशिप है जहां इंडिविजुअल अपने आप को बहुत सेफर फील करेगा। इंडिविजुअल्स जो है वो जो आपके एम्प्लॉयज काम करेंगे वो अपनी मर्जी से वहां पे वर्क करेंगे, तो अपने आप को बहुत फ्री समझेंगे। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम्स रहेंगी जब लीडर का इंटरेक्शन बहुत कम है। यहाँ पे जब परमिसिव टाइप स्टाइल है तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हर एक अपने आप को लीडर समझने की कोशिश करेगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। तो ये सभी जो भी स्टाइल हैं, टाइप्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहता है। यानी किसी के एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी होना स्वाभाविक है। तो नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप के बारे में, नीड और इंपोर्टेंस से मीनिंग क्या है, लीडरशिप का महत्व क्या है, या लीडरशिप की आवश्यकता किस पर्पज से है, तो उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, लीडरशिप जो है उसकी जरूरत है इनिशिएटिव में। कोई भी लीडर होगा वो जब तक एक इनिशिएटिव नहीं लेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, अपने प्लान के लिए, तब तक वहां पे काम नहीं बनेगा, तब तक वहां पे जो गोल है वो प्रॉपरली अचीव नहीं होगी। तो यहाँ पे बात है कि कोई भी वर्क हमें स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए हमें कोई इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। तो वो इनिशिएटिव लेने में हेल्प कौन करेगा? लीडरशिप हेल्प करेगी, नेतृत्व हेल्प करेगा। नेतृत्वकर्ता की वहां पे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई भी लीडर अपना जो एक प्रॉपर प्लान होगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएगा कि मैं ये करने वाला हूं, अपना फ्यूचर का प्लान लेके चलेगा, तभी वहां पे उस काम का एक प्रॉपरली कंप्लीशन होने के चांसेस हैं। अदरवाइज वहां पे कोई प्लान नहीं होगा, डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा पॉइंट कहता है इंप्रूव मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है सबऑर्डिनेट्स का, उसको इंप्रूव करने के लिए लीडरशिप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, या लीडरशिप का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब लीडरशिप जो है वही इंप्रूव कर सकती है मोटिवेशन को, और जो मॉरल है उसको बूस्ट कर सकती है लीडरशिप। तीसरा पॉइंट कहता है वर्क जो है, वर्क एनवायरनमेंट जो है उसको बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जहां पे सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे वहां पे वर्क का एनवायरनमेंट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्क आसानी से हो सके, या वर्क करने के लिए लोगों का जो मॉरल है वो बूस्ट हो सके। तो इस प्रकार का वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो वहां पे एफिशिएंट वर्क के लिए या जो एनवायरनमेंट है वो इस प्रकार का प्रोवाइड किया जाए ताकि जब पीपल्स जो है वो ग्रो हो सके और काम बहुत ही क्विक टाइम में हो सके। तो उस चीज के लिए यहाँ पे लीडरशिप की आवश्यकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जिस गोल को हमने सामने रखा है, उसको जब अचीव करना है तो उसको अचीव करने के लिए लीडरशिप जो है वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। क्योंकि जो लीडर होता है वो केवल सुपरवाइज ही नहीं करेगा, वो वहां पे गाइड भी करेगा। केवल एज ए सुपरवाइजर का ही काम नहीं करेगा, वहां पे गाइड करने का भी काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कॉन्फिडेंस क्रिएटिंग। जो लीडर होगा वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे जब प्रॉपर लीडरशिप है, जब लीडर हमारा नेतृत्व करने वाला बहुत बेटर है, तो वहां पे डेफिनेट सी बात है कॉन्फिडेंस जो एम्प्लॉयज का है, कॉन्फिडेंस जो सबऑर्डिनेट्स का है, वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से प्रॉपर चलाने के लिए लीडरशिप की बहुत आवश्यकता है। मान लीजिए हमारे पास टाइप्स ऑफ लीडरशिप में 3 टाइप की थी, एक ऑटोक्रेटिक थी, एक डेमोक्रेटिक थी और एक फ्री रीन थी। तो फ्री रीन एक ऐसी लीडरशिप थी जिसमें बहुत ही कम इंटरेक्शन था वहां पे लीडर का। तो वहां पे जो बच गए सबऑर्डिनेट्स वो लीडर भी हैं, वो सबऑर्डिनेट्स भी हैं। तो उस केस में प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें एक लीडर की जरूरत है, क्योंकि वहां पे सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को लीडर समझेंगे, तो वहां पे एक प्रॉपर लीडरशिप की आवश्यकता है, एक प्रॉपर नेतृत्व की आवश्यकता है। तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बनाने के लिए लीडरशिप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लास्ट पॉइंट है सर्व एज मोटिव पावर। जो मोटिव पावर है उसको सर्व करने के लिए, उसको सर्व करने से मीनिंग है कि जो ग्रुप है उसको लीड करता है कि उसके जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो एक हायर श्रेणी में जाए, एक ऊंची वाली श्रेणी में जाए। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है? लीडरशिप हेल्प करता है। मैनेजर और लीडर के बीच के डिफरेंस को सबसे पहले बात करते हैं। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर जिसको हम प्रबंधक बोल सकते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंप्लीट जो प्रबंधक करने वाला होता है उसको बोला जाता है मैनेजर। अब कंप्लीट प्रबंध किसका करेगा? उसके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको प्रॉपरली वर्क असाइन करना, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना, ये सभी काम होगा मैनेजर का। बेसिक जो एक गोल होती है उस गोल को कंप्लीट करना ही, उस गोल को पूरा करना ही उस मैनेजर का काम होता है। जबकि दूसरी तरफ लीडर कौन होता है? लीडर जो किसी ग्रुप का नेतृत्व करता होता है, यानी नेतृत्व करने वाला ही लीडर कहलाता है। इसीलिए एक लीडर जो होता है वो कभी भी मैनेजर नहीं बन सकता, जबकि एक मैनेजर भी लीडर भी बन सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीटली इस वीडियो में हम समझेंगे इस मैनेजर और लीडर के बीच के डिफरेंस को, कि क्या क्या उनके बीच की असमानताएं होती हैं, क्या क्या उनके बीच का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लीडर के बारे में, उसके पैरेलल में दूसरी तरफ हम बात करेंगे मैनेजर के डिफरेंस को। तो बात करते हैं लीडर कौन होता है। लीडर वो बंदा होता है जिसके खुद के अपने फॉलोअर्स होते हैं। इट मींस जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप के जो पीपल्स होते हैं वो उस लीडर को फॉलो करते हैं, यानी उसके ग्रुप के फैंस होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं लीडर के, और वही उसके फॉलोअर कहलाते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैनेजर होता है, मैनेजर के भी फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन फॉलोअर कौन होते हैं? उसके फॉलोअर होते हैं सबऑर्डिनेट्स। इट मींस जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वही उनके फॉलोअर्स हैं। अब फॉलोअर से मीनिंग वहां से डायरेक्शन आएगी टॉप लेवल से, मैनेजर से, उस डायरेक्शन को कंप्लीटली सभी सबऑर्डिनेट्स फॉलो करेंगे। लेकिन जो लीडर होगा वो एक प्रकार से डायरेक्शन नहीं देगा। वो डायरेक्शन किस प्रकार की होंगी उसकी? इस प्रकार की होंगी जैसे किसी कोई बड़ा भाई किसी अपने छोटे भाई को बताता है कि आप ये काम इस प्रकार से कर लीजिए, तो इसीलिए वो लीडर होता है। जबकि दूसरी तरफ वाला मैनेजर होता है जिसका आदेश होता है, यहाँ पे लीडर का आदेश नहीं होता है। दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट पे बात करें तो जो लीडर होता है उसका मेन एम होता है कि जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनकी नीड्स को कंप्लीट करना, उनकी नीड्स को पूरा करना ही उस लीडर का अपना वर्क होता है। तो उसके जो भी एम्प्लॉयज होंगे या उसके जो भी बात करें ग्रुप के मेंबर्स होंगे, जो फॉलोअर्स होंगे, उन सभी को जो काम करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट, ये जरूरी नहीं है कि काम करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वही वो प्रोवाइड करे। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होगा जब एक लीडर से जो भी उसके एम्प्लॉयज होंगे, जो भी उसके फॉलोअर्स होंगे, जो भी उसके चाहने वाले होंगे, वो ये रिक्वायरमेंट करेंगे कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, तो वो छुट्टी के लिए भी कोशिश करेंगे, कई बार कुछ एडजस्टमेंट्स भी करेगा। तो ये लीडर जो है वो कुछ इस प्रकार का रोल अदा करेगा जैसे उनका बड़ा भाई है। जबकि एक जो मैनेजर होगा उसका मेन एम होगा जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन गोल्स हैं जिनको अचीव करना है उनको मीट करवाना, उन गोल्स को अचीव करने के लिए उस टारगेट की तरफ कदम बढ़ाना, केवल यही मेन उद्देश्य होता है इस मैनेजर का। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, लीडर जो है ही विल डेवलप
वो डेवलप करेगा गोल अचीविंग प्रोसेस। गोल को अचीव करने का जो प्रोसेस है उसको डेवलप करेगा यहाँ पे लीडर। इट मींस अपने जो फॉलोअर्स होंगे उनमें गोल अचीविंग प्रोसेस को डेवलप करने की जो काबिलियत है वो यहाँ पे लीडर प्रोवाइड करेगा। जबकि दूसरी तरफ मैनेजर जो है वो क्या करेगा, जो गोल अचीव करने का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करेगा। उसको मेंटेन करने से मीनिंग है कि उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको एक प्रकार से संभालेगा, कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस में रनिंग में वो चलता रहे। जबकि यहां पे ये कर रहा है, ये उसको डेवलप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लीडर का, सभी जो लीडर्स हैं वो मैनेजर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सभी अपने सबॉर्डिनेट्स को, सभी अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं। उसके फॉलोअर्स होते हैं, उनकी कमियां भी उनको समझनी होती है, उनकी अच्छाइयां भी उनको समझनी होती है, उनके साथ बहुत अच्छे प्रकार से व्यवहार के साथ में चलना पड़ता है लीडर को। लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं, सभी जो मैनेजर्स होते हैं वो लीडर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे लीड भी कर सकते हैं टीम को, प्लस में डायरेक्शन भी दे सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं। तो ये मैनेजर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लीडर्स का रिस्क टेकर। लीडर जो होते हैं वो रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। जो भी काम होगा उसमें अपना कुछ रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेकर के उस काम को बहुत अच्छे ढंग से वो कर सकते हैं, या नया कोई भी प्रोसेस अप्लाई करने में वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्क को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं, वो चाहते हैं कि जो काम है वो पर्टिकुलरली उसी वे में चलता रहे और बहुत आसानी से वो पूरा हो जाए। यदि हम रिस्क लेंगे तो कोई ना कोई वहां पे फेलियर होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो गोल अचीविंग करने का जो मेन प्रोसेस है वो यहाँ पे मैनेजर के हाथ में है, वही डायरेक्शन देता है, वही सभी चीजें प्रोवाइड करता है। लेकिन जो लीडर होता है उसके पास तो केवल एक ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप में जो चीजें हैं, जो उस ग्रुप को गोल अचीव करनी है, तो उसमें वो क्या कर सकता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का भार तो होता नहीं, इसलिए वो क्या कर सकता है कि रिस्क ले सकता है। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी लीडर के अंदर होती है, जबकि जो मैनेजर है वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि रिस्क को अवॉइड कर। अगला जो पॉइंट है वो है बिल्ड रिलेशनशिप। बिल्ड रिलेशनशिप से मीनिंग क्या है, एक लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स के साथ में आपसी संबंध बनाता है। अब आपसी संबंध किस प्रकार से बनाता है, क्योंकि वो उसकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने की मदद करता है, उनको पूरा करने में वो हेल्प करता है। अब जब नीड्स को हेल्प करने में, नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगा तो उससे उसके संबंध बनेंगे। जबकि जो मैनेजर होते हैं वो हमेशा अवॉइड करते हैं उन सभी चीजों को अवॉइड करते हैं जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग होती है, क्योंकि उनका बेसिक एम क्या होता है, गोल को अचीव करना, टारगेट को अचीव करना, वो टारगेट फुलफिल करना जिसको वो लेकर के चले थे, केवल उसी के ऊपर वो फोकस करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच का। लास्ट पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो लीडर हमेशा क्वेश्चन करते हैं, अपने मैनेजर के पास क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कभी भी डायरेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि जो मैनेजर होता है वो हमेशा सबॉर्डिनेट्स का एक हेड है। तो सबॉर्डिनेट का हेड है तो हमेशा मैनेजर क्या करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जबकि जो लीडर होगा वो हमेशा क्वेश्चन ही पूछेगा, किस काम को मैं किस प्रकार से करूं, या इस चीज को मैं किस प्रकार से करूं, आप अपनी कोई डायरेक्शन दीजिए। तो उसके क्वेश्चंस होंगे हमेशा, वो कभी भी डायरेक्शन नहीं देगा। वो अपने जो फॉलोअर्स होंगे उनको भी वो डायरेक्शन नहीं देगा, एक प्रकार की गाइडेंस देगा, एक प्रकार की ऐसी गाइडेंस देगा जिससे वो अपने काम को फुलफिल कर सकें। तो ये डिफरेंस होता है मैनेजर और लीडर के बीच में। मैं आशा करता हूं आपको कुछ समझ में आए होंगे, कुछ मेन पॉइंट्स, क्योंकि एक जो मैनेजर है वो हमेशा किसी चीज को ऑर्गेनाइज करता है, जबकि एक जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स बनाता है और उन्हीं के साथ में किसी काम को वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो ये इस पॉइंट से आप और अच्छे से समझ गए होंगे कि मैनेजर और लीडर के बीच का क्या डिफरेंस है। एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में, लीडर कौन होता है, लीडर वो बंदा जो एक नेतृत्व करता होता है, यानी नेतृत्व करने वाला। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ग्रुप है, उस ग्रुप को लीड करने वाला, तो उसको हम बोलेंगे लीडर। तो उस लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मीन्स विशेषताएं होनी चाहिए, तो उनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में हम बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस। लीडर जो है उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत बेटर होना चाहिए। अब फिजिकल अपीयरेंस का मीनिंग क्या है, फिजिकल अपीयरेंस से मीनिंग है कि देखने में, हेल्थ वाइज उसको देखने में, या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो उसकी फिजिक बहुत बेटर होनी चाहिए। इस चीज को हम रियल लाइफ में ये यहाँ पे हम इसको टीच कर रहे हैं, बट बेसिकली रियल लाइफ जो है उसमें आप इसको देख सकते हैं कि किसी बंदे की फिजिक बहुत बेटर है तो उस पर हमारा ध्यान
बहुत अच्छे से जाता है। किसी की फिजिक थोड़ी पुअर है एज कंपेयर टू उसके, तो उस पर थोड़ा कम फोकस होता है। तो फिजिक और हेल्थ वाइज वो बंदा बहुत बेटर हो, ये चीज एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें कि एक बंदे की जब फिजिक बहुत अच्छी है, एक पर्सन की हेल्थ बहुत अच्छी है, तो उसको देखकर ही लगता है हाँ ये लीडर ही होगा। काफी बार हम सोचते हैं, मान लीजिए किसी स्कूल की विजिट करते हैं, किसी कॉलेज की विजिट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की विजिट करते हैं, तो उसको देखने में, उसके रहन सहन, उसका पहनावा, उससे हम समझ जाते हैं कि या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एमडी होगा, किसी स्कूल का प्रिंसिपल होगा, किसी स्कूल में किसी कॉलेज का प्रोफेसर होगा ये बंदा। तो इस प्रकार से हम आसानी से उसकी फिजिक को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक लीडर होना चाहिए ताकि उसके फॉलोअर्स बढ़े, कि उसकी फिजिक बेटर हो, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। तो फिजिकल अपीयरेंस किसी भी लीडर की बहुत बेटर होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट्स को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है हाई इंटेलिजेंस। वो जो बंदा है उसकी इंटेलिजेंसी बेटर होनी चाहिए। अब इंटेलिजेंसी किस प्रकार की बेटर होनी चाहिए? जो पीपल्स हैं उनको हर एक लेवल पे वो बंदा अंडरस्टैंड करने वाला होना चाहिए। अब इंटेलिजेंसी से मीनिंग ये नहीं है कि वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो, और दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है बहुत आसानी से वो पीएमटी का टेस्ट क्लियर कर दे, बहुत आसानी से वो यानी नीट का पेपर एग्जाम क्लियर कर दे, बहुत आसानी से वो NIIT वगैरह में एडमिशन ले ले। तो ये उसकी इंटेलिजेंसी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे वो अंडरस्टैंड पीपल्स को करने वाला होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेवल बहुत से आते हैं, लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक बहुत से लेवल्स आते हैं, बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं। तो वहां पे वो अंडरस्टैंड करे तो उस चीज को हम बोलेंगे हाई इंटेलिजेंस। अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है एजुकेशन। जो वो लीडर है उस लीडर की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब एजुकेशन से अच्छी से मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी ग्रुप को लीड कर रहा है और वहां पे वो PhD किया होना चाहिए, वहां पे वो MTech किया होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक बात क्या है? जो उसका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसकी एजुकेशन होगी तो वो चीजों को बहुत इजीली समझ पाएगा, चीजों को वो क्विक टाइम में करने पाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट को समझते हैं मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी का उसका हाई लेवल होना चाहिए। अब मैच्योरिटी का हाई लेवल क्यों होना चाहिए? मैच्योरिटी एक ऐसी चीज है जो सिचुएशन पे समझ में आती है। किसी क्रिटिकल सिचुएशन आई, वहां पे उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाया, इट मींस उसका मैच्योरिटी का लेवल नहीं है। तो इट मींस कोई भी सिचुएशन है उसको आसानी से हैंडल करे और वहां पे अपना डिसीजन भी लेने पाए, ये है हाई मैच्योरिटी का लेवल। तो मैच्योरिटी का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए। अगला पॉइंट है एनालिसिस एंड जजमेंट। एनालाइज करने वाला बंदा होना चाहिए और उसको जज करने वाला बंदा होना चाहिए। मींस जो यहाँ पे क्रिटिकल जो इवेल्युएशन है उनको वो परफॉर्म करने वाला होना चाहिए। क्रिटिकल इवेल्युएशंस बहुत सी कंडीशंस आती हैं तो उनको वो इजी वे में परफॉर्म करने पाए, इजी वे में आसानी से वो उनको सोल्व आउट करने पाए। तो यहाँ पे वो बंदा जो है वो लीडर है, वो चीजों को एनालाइज करे और उन चीजों को एनालाइज करने के साथ साथ उनको जज करे कि यहाँ पे मैंने इस तरह की, मेरे पास क्रिटिकल सिचुएशन आई है, इस प्रकार की सिचुएशन आई और इस प्रकार को मैं इसको आसानी से हैंडल कर सकता हूं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है गुड ह्यूमन रिलेशंस। गुड ह्यूमन रिलेशन से मीनिंग है कि प्रॉब्लम्स जो है उनको अंडरस्टैंड करने वाला हो। अब प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड से का गुड रिलेशन से क्या मतलब है, गुड ह्यूमन रिलेशन से क्या मतलब है? जब उसकी रिलेशंस दूसरों के साथ अच्छी होंगी, उनको वो आसानी से समझेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को आसानी से समझेगा। बहुत से एम्प्लॉय ऐसे हैं, किसी क्रिटिकल सिचुएशन उनको छुट्टी चाहिए, मान लीजिए कोई घर में उनके बीमार है, छुट्टी चाहिए, तो वहां पे ही ह्यूमन रिलेशन समझ में आती है। दूसरों के साथ ह्यूमन रिलेशंस अच्छी बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व आउट होंगी। आपको भी जरूरत पड़ सकती है, इट मींस लीडर को भी कई बार ऐसी सिचुएशंस में किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वहां पे वो गुड ह्यूमन रिलेशंस बहुत ज्यादा काम आती है। अगला पॉइंट है इनिशिएटिव एंड ड्राइव। वो बंदा खुद से सेल्फ स्टार्ट करने वाला होना चाहिए, यानी कि खुद से इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, आगे बढ़ करके कि मैं ये काम जो है बहुत इजी वे में कर दूंगा। किस पर्पज से? बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, उसको अचीव करने के लिए, तो उसको अचीव करने के लिए खुद वो सेल्फली इनिशिएटिव ले और सेल्फली उन चीजों को ड्राइव करे। अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस से मीनिंग क्या है? उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कि जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसको खुद से विश्वास होना चाहिए, खुद से सेल्फली कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये जो वर्क है मैं इसको इजी वे में कर सकता हूं और आसानी से जो ऑब्जेक्टिव है या जो कॉमन गोल है उसको मैं अचीव करने में पूरी हेल्प
कर सकता हूं, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रॉफिट करने में मैं हेल्प कर सकता हूं। तो ये बेसिकली उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप स्पिरिट। ग्रुप स्पिरिट से मीनिंग क्या है कि दूसरों को कैरी करना, दूसरों को साथ लेकर के चलना, एक मेल जोल की भावना, एक साथ लेकर चलने की भावना। तो ग्रुप में ये जब स्पिरिट होगी, टीम स्पिरिट की भावना होगी, तो काम बहुत क्विक टाइम में होगा, काम बहुत जल्दी से हो जाएगा और काम आसानी से होगा, क्योंकि चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। सभी पीपल्स जो हैं वो अपना अपना व्यू देते हैं, उस व्यू को कंबाइन किया जाता है ग्रुप में और उस कंबाइन करके फिर टास्क को कंप्लीट किया जाता है। तो ये एक बेनिफिट रहता है। तो इसलिए जो लीडर है उसका बेसिक काम है ग्रुप में स्पिरिट की, टीम स्पिरिट की भावना क्रिएट करना, टीम स्पिरिट की भावना रखना, उन सभी को कैरी करके एक साथ लेकर के चलना। अगला पॉइंट है चीयरफुल। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है एक लीडर के लिए कि एक लीडर जो है ही मस्ट बी इन चीयरफुल कंडीशन, यानी हमेशा हंसता हुआ वो रहना चाहिए, हमेशा हंसता हुआ रहेगा। हो सकता है कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है जहां पे वो परेशानी में, लेकिन जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, जो अपने फॉलोवर्स हैं, उन फॉलोवर्स को यही दिखाए कि मैं इस सिचुएशन को भी आसानी से टैकल कर लूंगा। तो उस सिचुएशन में भी वो हंसता हुआ रहना चाहिए। अगर वो उस सिचुएशन में डिप्रेस्ड कंडीशन में रहेगा तो फिर वहां पे वो टास्क कंप्लीट होने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है गुड कैरेक्टर। अब गुड कैरेक्टर से मीनिंग ये नहीं है कि वो आउटसाइड कैसा है या वहां पे समाज में कैसा है, बेसिक उसका वहां पे क्या है जो मेन है, क्योंकि ये भी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सोशल किस प्रकार का बंदा है, सोशल है या नहीं है, तो ये भी बहुत उसमें इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन यहां पे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सेल्फली ऑनेस्ट होना चाहिए, सेल्फली वो बंदा सिंसियर होना चाहिए, सेल्फली वो पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन मेकर होना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरों के लिए वो एक मॉरल क्रिएट करेगा और दूसरों के लिए जब मॉरल क्रिएट कर देगा तो उससे क्या होगा, काम बहुत आसानी से होंगे, क्योंकि जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं, जो दूसरे उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी। ये अभी तक जो सब पॉइंट्स आए ये तो होने चाहिए, जरूरी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी उसने जो वर्क लिया है, कोई भी प्रोजेक्ट लिया है, तो उसको प्लान करे, उसको कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करे, ये ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल भी करना है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें उसको थोड़ा टाइट भी होना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला एक लीडर जरूर हो। सिचुएशन को जब वो कंट्रोल कर लेगा तो फिर टास्क में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, उसको अचीव करने में आसानी से हेल्प मिलेगी। तो ये है एक सभी क्वालिटीज एक गुड लीडर की। थैंक यू दोस्तों।